हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन उन दोनों यूनिट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD are located at the squares corner of the square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो 10 10 10 10 साइड्स है। स्क्वायर एबीसीडी है, कॉर्नर्स का नाम दिया हुआ इन्होंने। तो यहाँ पे चार्जेस भी रखे हुए हैं। ए कॉर्नर वाले चार्ज को क्यू ए बोला जा रहा है, बी कॉर्नर वाले को क्यू बी, इसको क्यू सी, इसको क्यू डी। वैल्यू भी दी हुई है। क्यू ए की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम और ये +5 माइक्रोकूलम। ओके, नहीं बच्चों, ये प्लस का ही है, ठीक है। ये दो अपोजिट है, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, और ये दोनों सेम चार्जेस। तो ये वैल्यूज दी हुई है हमें क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी की। और क्या बोला गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का सेंटर ये, और यहाँ पे इन्होंने एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का। ओके, हमसे पूछा गया है कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स बताओ। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय हम सीधा सीधा बता देंगे कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स ऑन सेंटर या फिर 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे क्या है, 0। कैसे है 0? मान लो ये जो चार्ज है क्यू ए, ये इस पे फोर्स लगा रहा है एफ ए, ठीक है। ए चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स को मैं एफ ए बोल रहा हूं। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव, यानी कि रिपेल कर रहा है, ठीक है। यहां पे इसके अपोजिट में कौन बैठा है, क्यूसी। चार्ज कितना है, +2 कूलम, ये भी +2 कूलम, यानी कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स। तो ये भी रिपल्सिव फोर्स होगी, एफ सी बोल देता हूं इसको। अब देखो, जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो इसके जो डायगोनल होंगे, ये डायगोनल हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। तो ए से ओ का डिस्टेंस ए ओ से सी का डिस्टेंस ओ सी इक्वल होने वाले, आर बोल देते हैं इसको। और जो कूलम्स फोर्स होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के तो कांस्टेंट है, आर एक बार मैं ये वाली फोर्स निकाल रहा हूं, तो इस केस में ये मेरा डिस्टेंस आर, Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। और जब मैं इस पेयर के लिए निकाल रहा हूं तो भी डिस्टेंस मेरा आर, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये इसके लिए और इसके लिए सेम है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, है ना। ये फोर्स और ये फोर्स सेम है। अगर फोर्स इक्वल है और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, एक इधर है एक उधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, यानी कि इनकी वजह से नेट फोर्स 0 बन रही है। ओके, अब दो चार्जेस का तो अफेक्ट कैंसिल हो गया। अब इन दो चार्जेस की बात, क्यूडी 5 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगेन सॉरी बच्चों, ये -5 का है, ये -5 माइक्रोकूलम है, वो भी -5 माइक्रोकूलम है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो फोर्स लगेगी वो चार्ज की तरफ लगेगी। सेम, इसको मैं एफ डी बोल रहा हूँ, डी चार्ज की वजह से।
ये जो बी चार्ज है -5 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम, ये भी अपोजिट चार्जेस है, तो फोर्स क्या रहेगी अट्रैक्टिव यानी कि चार्ज की तरफ लगेगी, इसको एफ भी बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों अगेन जो दोनों फोर्सेज है वो हमारी क्या रहने वाली, सेम रहने वाली, क्योंकि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 सेम है दोनों में, और दोनों के बीच का जो गैप है वो भी सेम है, तो दोनों की लगने वाली फोर्स भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एफ बी इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है, तो और दोनों फोर्सेज जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के, तो इनका अफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल भी है अपोजिट भी है, तो इनका अफेक्ट भी क्या हो गया हमारा, जीरो। तो ये जो फोर्सेज है ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बजाय हम ऐसा भी बता सकते हैं कि नेट फोर्स सेंटर पे हमेशा जीरो बदलने वाला है। एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास सिमेट्रिक बॉडी हो, चाहे किसी भी शेप की हो, अगर वो सिमेट्रिक है और या तो सारे चार्जेस हमारे क्या हो, सेम हो, ठीक है, अगर मान लो सारे चार्ज क्यू है, या फिर जो चार्जेस है वो ऐसे अरेंज हो कि ये माइनस क्यू है तो इसके अपोजिट में भी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है तो इसके अपोजिट में भी प्लस क्यू, तो ऐसे केसेस में हमेशा सेंटर पे फोर्स हमारी क्या होती है, जीरो होती है, याद रखना। ठीक है, या तो चार्जेस आपको इक्वल मिलेंगे या फिर वो ऐसे रखे हुए होंगे कि वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मोस्टली केसेस में जब ऐसा सिनेरियो हो तो सेंटर पे फोर्स जीरो मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये अगेन कंसेप्चुअल है, क्लास में कराया हुआ। An electrostatic field line is continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why? ये है हमारा 7th क्वेश्चन। ये बोलता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो वो ऐसे होगी या फिर मान लेते कि वो ऐसे जा रही है, लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगी कि ये फिर ये ब्रेक आ गया फिर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मान लेते कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और हमने उसमें एक चार्ज रखा हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी QE, ठीक है, और अगर फोर्स लग रहा है तो चार्ज मूव करेगा, ठीक है, चलना स्टार्ट कर दिया। तो कभी भी ये नहीं देखा गया कि चार्ज चल रहा है फिर चार्ज एकदम से जंप मारेगा और फिर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, चार्ज कंटिन्यूअसली स्मूथ तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, और अगर वो स्मूथ तरीके से चलता जा रहा है, बीच में कहीं जंप नहीं मार रहा या फिर रुक नहीं रहा, तो उसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चला रही है, चार्ज को चलाने का काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट है कंटिन्यूसली। अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रेक आ रहा है तो चार्ज में भी ब्रेक आएगा, वो जंप मारेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, लेकिन ये जंप कभी देखा नहीं गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बीच में कभी ब्रेक नहीं आ सकता इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूस ही होती है बच्चों, बीच में कोई ब्रेक नहीं आता। इसका सेकंड पार्ट ये है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, कि ये जैसे मैंने पैरेलल दिखाई है, हम कभी भी ऐसे नहीं दिखाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है। ऐसा क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे चलता है। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस ही चार्ज पे फोर्स लगाएगी और उसको अपने डायरेक्शन में चलाएगी। अब मान लो एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको चला रही है, अब ये चार्ज जब यहाँ पहुंचा तो अब तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, चार्ज दोनों रास्तों पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चार्ज स्प्लिट नहीं हो पाएगा, चार्ज जाएगा तो किसी एक रास्ते पे। तो ये वाली कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए भगवान ने क्या किया कि इनको कभी मिलाया ही नहीं आपस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे से दूर दूर चलती है। ठीक है, बीच में गैप बना रहेगा, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि अगर क्रॉस कर दिया तो बेचारे चार्ज को चलने में दिक्कत होगी, इसको समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाओ, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, एक में गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन ही नहीं आने दी।
ओके, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि अगर क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे एक ही पॉइंट पे, और टेंजेंट ये बताता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सीन क्रिएट ना हो, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, एक ही बंदा दो रास्तों पे एक टाइम पे नहीं जा सकता। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या कहता है, 2 point charges QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum। हाँ, अभी थोड़ा ठीक क्वेश्चन आया है। ये कहता है कि हमारे पास दो चार्जेज है, QA 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। QB क्या कहता है, कितना है, -3 माइक्रोकूलम यानी कि -3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच में गैप कितना है, 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के बराबर, यानी कि 0.2 मीटर, या फिर इसको मैं लिख लेता हूँ 2/10 मीटर, ठीक है। ये चीजें हमें गिवन है। अब बोला गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ये ए पॉइंट जहां पे हमने क्यू ए रखा हुआ है, ये बी पॉइंट जहां पे हमने क्यू बी रखा हुआ है, बीच में गैप कितना है, 2/10 मीटर, ठीक है। इसने पूछा है कि ये जो लाइन है ए बी, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो बता दो, हमें क्या पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है। क्यू ए की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ये डी डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू ए डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बन जाएगी, के क्यू बी डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, क्योंकि मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। निकाल लोगे, है ना। क्यू ए हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। क्यू भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बच्चों वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ई ए और ई बी हमारी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी। ई ए निकाल सकते हो, के मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा, क्यू ए, डी स्क्वायर भी तो कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन लिख देता हूँ r/2 का स्क्वायर, क्योंकि नेट डिस्टेंस r है और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा r/2, ये भी r/2, ठीक है। तो k डिवाइडेड बाय ये जो डी स्क्वायर है ये हमारा कॉमन आ जाएगा, दोनों पार्ट में जब ऐड करोगे k बाई डी स्क्वायर, अंदर क्या ऐड होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो e क्या बनेगा, k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, r कितना है 2/10 और डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। क्यू ए कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस क्यू बी कितना है 3 इंटू 10⁻⁻�6। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो -3 था, तो मैंने यहाँ -3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं शहरा हूँ। कैसे, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो अगर ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसी की डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, टुवर्ड्स। तो डायरेक्शन तो मैं पहले इंक्लूड करके चल रहा हूँ ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तभी तो मैं ऐड करके चल रहा हूँ, नहीं तो मैं सब्ट्रैक्ट करता और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो मैं उस माइनस को, इस माइनस को मैं पहले ही खाए जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा माइनस मत लगा देना, क्योंकि ये यहाँ माइनस लगा दिया तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्शन को पहले लेके चल रहे हो तो फिर इस नेगेटिव साइन को भूल जाना, क्योंकि इसका रोल सिर्फ डायरेक्शन बताना है और डायरेक्शन हमने ले ली, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों,
ये 1/10 का स्क्वायर 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, क्या बना 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻2, और ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको 2 बार ऐड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्या बना 10⁻6, और ये बनेगा 10⁻11, 10⁻11 इंटू 10⁻6, 11 में से 6 गए 10⁻5 बचेगा, 9 दूनी 18, 3 54। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे न्यूटन पर कूलम। ये बन गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे। ओके, एक इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज को क्यू बोल देता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, इसको इस प्लेस एट दिस पॉइंट, इधर मिड पॉइंट पे रख दिया, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर इसको यहाँ पे रख दें। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वहां पे चार्ज क्यू है, तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगती है जो कि किसके बराबर होती है क्यू इंटू ई के। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली इतनी है, और इस पॉइंट पे हमने चार्ज रखाएगी, तो ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई, क्यू कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻9, ई कितना है 54 इंटू 10⁻5। दोनों को सोल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने। ये क्या बन जाएगा 15/10 लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 15, 5 दूनी 10, ये 27, ये बन जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8, 10⁻⁻9 10⁻5, ये बन जाता है 10⁻⁻4, फोर्स है तो न्यूटन, उसकी यूनिट रहेगी, कभी भी यूनिट लगाना मत भूल जाना, 1 नंबर कर जाएगा। ठीक है, यूनिट हमेशा लगानी है। तो ये था बच्चों हमारा टेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से 9th और 10th भी कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए जो पॉइंट दे रखा है जहां पे हमने क्यू ए चार्ज रखा है, क्यू ए की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ए पॉइंट जो है वो मेरा 0 0 -15 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो सेकंड चार्ज है क्यू बी, वो हमने रखा है यहाँ पे बी पॉइंट में। ठीक, ये ए पॉइंट है, क्यू बी की वैल्यू दी हुई है बच्चों -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीच में गैप कितना देगा बच्चों, अगर मैं यहाँ कहीं ओरिजिन लूँ 0 वाला पॉइंट, तो 0 से 15 सेंटीमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेट कितना डिस्टेंस है बीच में 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो दो चार्जेस क्यू ए और क्यू बी हमने 30 सेंटीमीटर के गैप पे रखे। हमें क्या बताना है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, और पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज तो सीधा सीधा सेकेंड क्लास वाला काम करवा रहे हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी कर देंगे। एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, एक चार्ज हमारा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो नेट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट पूछिए, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज इनटू गैप बिटवीन दो चार्जेस। डाइपोल मोमेंट बताई थी, डाइपोल कैसे बनता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं हमने, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस पे,
तो ये पेयर डायपोल कहलाता है। और उस पेयर की डायपोल मोमेंट अगर निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किस किस की, चार्ज की और उनके बीच के सेपरेशन की। Q इंटू डी हमारी डायपोल मोमेंट होती है। तो Q हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। डी हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को क्या करोगे, मीटर बनाओगे तो 1/100 मीटर कर लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 या 75 10⁻⁻⁷, ये 10 ये 10 10⁻², और ऊपर जाके 10⁻², और ये यूनिट बनेगी कूलम मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम मीटर। और ये क्या बन जाएगा 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, बताया था मैंने, एक तीर बनाना है जब भी डायरेक्शन दिखानी है। तो यहाँ पे एक चार्ज हमारा नेगेटिव है, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, अगर मैं तीर को ऐसे ना दिखा के ऐसे डिजाइन वाला तीर बना दूं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ऐसे, तो ये दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे वाला। यानी कि जब भी डायपोल की हमें डायरेक्शन देखनी हो डायपोल मोमेंट की, तो हमेशा माइनस और प्लस को रखना, तो फिर ऐसे लाइन खींच देना, तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हुए एक तीर सा बन रहा है ना, और वही तीर हमारी डायरेक्शन बताता है। यानी कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इतनी होगी। ठीक है, इजी था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या पूछा है, an electric dipole with dipole moment of 4 into 10⁻⁻⁹ coulomb is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude. This calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. हमें डायपोल मोमेंट दी हुई है कितने, 4 into 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, और ये जो डायपोल मोमेंट है ये 30 डिग्री पे अलाइंड है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन देखते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखते हैं, और इन्होंने बताया भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डायपोल मोमेंट 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू दी हुई है इन्होंने 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें टॉर्क निकालना है कि इस डायपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है। ओके, निकाल लो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा। निकाल लो, यही फार्मूला था। कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा। तो P पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, साइन थीटा निकाल लो, थीटा 30 डिग्री है। और रहेगी बात डायरेक्शन की, तो बच्चों टॉर्क होता है हमारा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा P वेक्टर, ये E वेक्टर। P से E की तरफ आओ, जो वेक्टर हमारा पहले होता है, अगर उससे हम अपना हाथ रखें दूसरे वेक्टर की तरफ आए, तो हमारा जो थंब जो डायरेक्शन देगा वो हमारे टॉर्क की डायरेक्शन होती है। तो जब P पे मैंने ऐसे रखा और मैं E की तरफ अपने हाथ को बेंड कर रहा हूँ, तो मेरा जो थंब होता है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इनवर्ट। तो यानी कि जो टॉर्क होगी उसकी डायरेक्शन जो बनेगी वो इनवर्ट डायरेक्शन बनेगी, और इनवर्ट डायरेक्शन को मैं क्रॉस से दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है वहां से सेकंड वेक्टर की तरफ ऐसे एक डायरेक्शन बनाओ। ठीक, सर्कुलर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो यानी कि इनवर्ट क्रॉस लगाते,
और अगर ये डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो उस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन होती है टॉर्क की, तो उस केस में मैं ऐसे डॉट से दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है तो क्रॉस आएगा, यानी कि जो टॉर्क है वो मेरा इनसाइड लग रहा होगा, ठीक, इनवर्ड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हो, P कितना है 4 × 10⁻⁻⁹, E कितना है 5 × 10⁻⁴, और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, इसको 1/2 पुट कर लेना, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 10⁻⁻⁹, और ये बचा 10⁻⁴, क्या आ जाएगा 10⁻5 और 10⁻⁹, 10⁻⁻4। टॉर्क एक फोर्स होती है तो डायरेक्ट इसकी यूनिट क्या हो बनेगी न्यूटन, नहीं तो क्या करोगे इसकी यूनिट कूलम मीटर, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती तो कूलम से कूलम कट जाएगा, और न्यूटन मीटर टॉर्क की डायरेक्शन वो यूनिट बचेगी। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो टॉर्क क्या लग रहा होगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे लिखना है कंप्लीट, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये हमारा कंप्लीट आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज था हमारा यहीं तक, 10 क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो एक बार इनको खुद से करके देखना, कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क अस, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।